कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। पहली बात, अभी तक वो भारत की संस्थानों, लोकतंत्र और तमाम चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठाते थे। अब पहली बार वो सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी घसीट लाए थे। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग, जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए ना जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है। और नवंबर 2021, और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत
आईएमएफ के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता। कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जो उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। राहुल जी एक सवाल कहा है कि चाइना ने भारत का 1500 किलोमीटर से वो कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, ये फैक्ट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पनिश किया गया कि मैंने अदानी पे प्रश्न उठाया, इसलिए मुझे पनिश कर दिया गया जल्दी, और ये हाईएस्ट पनिशमेंट है डिफेमेशन में। देखिए, जब न्यायालय से पवन खेड़ा जी को राहत मिल जाती है तो जयराम रमेश जी क्या ट्वीट करते हैं कि सत्य की विजय है। राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि वो उनके पक्ष में रहे तो न्यायालय ठीक है, राहुल गांधी जी पे सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कर्नाटक जीत गए तो चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात बैडली हार गए तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पे तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि वो उस पुराने दोहे को याद करें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना मुझसे बुरा न कोई। न्यूयॉर्क में एक आयोजन का होने जा रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम का। उसमें तमाम ऐसे संगठन और लोग जुड़े हुए हैं जो भारत विरोधी लॉबी के हों और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से सीधा उनका संबंध है। जैसे मस्जिद अल वली का है, दारुल इस्लाह का है, तजीम अंसारी, ऐसे लोग उसके व्यवस्थापक हैं। देखिए, एक प्रश्न तो मन में स्वतः उत्पन्न होता है कि श्री राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत में ना तो थिंक टैंक्स के द्वारा बुलाए जाते थे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुलाए जाते थे। ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। यह बात बहुत साफ समझ में आती है कि यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार थी तब भी नहीं बुलाते थे, तब भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं। फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। और जहां तक आपने चाइना की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से, मान्यवर, इतना तो जो लिखा है सामने समझिए। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर एक भी गोली चले, हाथ की फाइट में। आप कभी कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथ गुत्थम गुत्था वाली फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो। चीन ने अपने हताहत तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया, यद्यपि इंटरनेशनल एजेंसीज ने 50 से 60 लोगों के बारे में बात कही। तो मेरे विचार से यदि कोई पार्टी यह मानती हो कि हाथ की फाइट में 20 लोग बलिदान हो गए हमारे सैनिक, मगर दूसरी तरफ से एक भी घायल नहीं हुआ, चीन के इस आंकड़े पर भरोसा करने वालों की बुद्धि क्या तरस खाने योग्य नहीं है?
सर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, तो जो 2 FIR है उसमें 10 मोलेस्टेशन के केसेस का जिक्र किया गया है और बताया गया डिटेल है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। इस विषय पे जांच भी चल रही है और 2 जांचें चल रही हैं, न्यायालय के निर्देश पर चल रही है, परंतु जांच की प्रतीक्षा से पहले निष्कर्ष निकालने का प्रयास उचित नहीं है। न्याय की प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद जो कठोर दंड होगा वह देना चाहिए। मगर मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार केरल में थी, वहां जांच नहीं हुई है? जांच हो चुकी है। केरल STF की जांच कोर्ट में सबमिट हो चुकी थी। आपके मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे ओमन चांडी बोल चुके थे लव जिहाद के बारे में। वहां की लड़कियों और महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जांच हो चुकी में आपके मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकार होने के बावजूद, न्यायालय के द्वारा स्वीकार होने के बावजूद उसका तो मजाक उड़ाना है और यहां निष्कर्ष की प्रतीक्षा किए बगैर राजनीति करना। Sudhanshu ji, कल जो the statement which Mohan Bhagwat gave yesterday, now what we are seeing that Congress party is saying that we don't need his ज्ञान, he should keep his ज्ञान to himself, we have enough ज्ञान। मोहन वैसे जी ने एक बात उसमें ऐड कर देता हूँ और कहा था कि जो विदेश में जाकर बयान देते हैं भारत विरोधी, वो राष्ट्रहित में नहीं है और राष्ट्रवादी नहीं है। मैं बात जरूर कहना चाहूंगा। अचानक मुझे ध्यान आता है, एक दौर था जब कांग्रेस में ऐसे अध्यक्ष होते थे जो विदेशी मूल के भी होते थे और विदेश में जाके भारत की संस्कृति और भारत के बारे में ऐसी बातें कहते थे कि भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता था। मैं एनी बेसेंट जी की बात कर रहा हूँ। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और क्या उन्होंने विदेश में जाके बोला है भारत के बारे में। मगर अफसोस कि 100 साल के बाद राहुल गांधी जी, चलिए भाजपा के विरुद्ध बोलना है ना, सरकार के विरुद्ध बोलना है, प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बोलना है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, भारत के बारे में कौन सी अच्छी बातें बोली? प्रधानमंत्री जी ने संसद के उद्घाटन के समय यह बात कही कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हैं कि भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम में 11वीं शताब्दी से बैठकर निर्णय होता था। चोल साम्राज्य में 9वीं और 10वीं शताब्दी से ग्राम पंचायतें वोट के द्वारा चुनी जाती थी। वैशाली का पहला गणराज्य था। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण था। क्या राहुल गांधी जी ने कभी ये बोला है? भाजपा से घृणा हम मान सकते हैं, मोदी जी के प्रति घृणा मान सकते हैं, RSS और हिंदुत्व के प्रति घृणा मान सकते हैं, पर ये तो या तो आप भारत का प्रति अज्ञान के प्रतीक हैं या भारत के प्रति भी अवमानना के प्रतीक हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक महिला भी नजर आई जिसे बताया जाता है कि वो जॉर्ज सोरोस की करीबी है, सुनीता विश्वनाथ। देखिए, मैं उसके किसी कौन उनके साथ है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु इतना जरूर है जॉर्ज सोरोस का बयान तो जग जाहिर है कि न सिर्फ उन्होंने बोला था बल्कि धन का अमाउंट भी बताया था कि मैंने इतना धन लगा रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। मेरे विचार से यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त होगा तो उस पर तो इसको कड़ी आपत्ति करनी चाहिए थी। भाई, आप हमारे आंतरिक मामले में कैसे बोल रहे हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। जिनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार का नेतृत्व करते हुए गए थे और न सिर्फ सरकार का नेतृत्व किया था बल्कि श्रेय भी नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। श्रेय भी नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। एक हम थे विपक्ष में कैसे बोलते थे। जब याद करिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने देहाती औरत और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने कड़ी भाषा में प्रधानमंत्री जी का बचाव करते हुए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। मगर आप ऐसा कोई उदाहरण अगर बता दें तो मैं विचार करने को तैयार हूं। इससे फिर साबित होता है कि यहां पर सिर्फ भाजपा और मोदी जी के प्रति घृणा का भाव नहीं है, भारत एक राष्ट्र के रूप में और संस्कृति के रूप में भी अवमानना और तिरस्कार का भाव। राहुल गांधी जी ने बोला है कि बीजेपी सोसाइटी में हेट्रेड फैला रही है, पोलराइज कर रही है सोसाइटी को, बल्कि भारत का ऐसा कल्चर नहीं रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिस जमाने में कश्मीर में जुमे की नमाज के समय कोई भीड़ निकलती थी और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित की हत्या कर देती थी तो वो घृणा थोड़ी था, तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब कश्मीर में अनाउंसमेंट किया जाता था छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। 2012 में जब अमर जवान वो जो ज्योति थी मुंबई में, वो तोड़ दी गई किस मुद्दे पे
कि उनको लगा कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए हैं। वो भी सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। और इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री कहते थे एक समुदाय के लिए कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये भी घृणा नहीं थी, ये घृणा थोड़ी था, ये तो सौहार्द का प्रतीक था। जिस जमाने में आप टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे लोगों की जयंतियां मनाते थे, जिन्होंने भयंकर नरसंहार किया है, ये भी आपसी सौहार्द का प्रतीक था। तो मेरे विचार से क्या सौहार्द है और क्या घृणा है, अब देश की जनता को भली भांति समझ में आ गया है। हाँ सर, आपने लव जिहाद की बात की सर, दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, देश भर के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं घट रही है सर। पहली बात, लव जिहाद की बात हमने नहीं की थी। ये सबसे पहले केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने इस शब्द का प्रयोग किया था और 9 दिसंबर 2009 को केरल हाईकोर्ट में शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में पॉइंट नंबर 16 पे कोर्ट ने भी इस शब्द का उल्लेख किया है। तो ये एक यथार्थ है, एक गंभीर चुनौती की समस्या है। उसे ईमानदारी से निपटने की बजाय विपक्षी दलों के द्वारा इस पे राजनीति करना और कुछ नहीं है। चंद कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में खेलकर चंद वोटों के लिए, चंद समय की अपनी सत्ता के लिए देश के दीर्घकालिक भविष्य को खतरे में डालना है। मोहन जी को एक बात बयान दे दीजिए। उन्होंने कल कहा कि जो भारत में मुस्लिम रहते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं और यहाँ रहना है तो आपको मिलजुल के रहना होगा, एक तरफा ताली नहीं बजता है, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगा, ये बात सिर्फ मोहन जी ने तो नहीं कही है। 2019 में मार्क टेली बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार रहे, 3 दशक तक भारत में रहे। उन्होंने 2019 सितंबर में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उन्होंने इसके किस आधार पे लिखा? उन्होंने कहा मैं 3 दशक तक दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा, वहां एक सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और ठीक उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो 3 दशक तक ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म जरूर कर दिया होता। परंतु उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम इस दृष्टि से भाग्यशाली हैं, लकीएस्ट हैं कि कम से कम अपने मजहब में वो जैसे चाहें वैसे इबादत करने को स्वतंत्र हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों में उन्हें नहीं है। इसलिए भारत दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है और इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। सर, एक सवाल है, विधि आयोग ने कुछ संशोधन के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा को बढ़ाने की सिफारिश की है। इस पे भी मैं बात बता देना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में कहा था कि वो सीडेशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को समाप्त कर देंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जाता है। और मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, 2019 के बाद सबसे पहले इस कानून का उपयोग किस सरकार ने किया? राजस्थान की सरकार ने किया। किसके विरुद्ध किया? आतंकवादी और अपराधियों के विरुद्ध नहीं किया, विधायकों के विरुद्ध किया। किन विधायकों के विरुद्ध किया? अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध उन्होंने सीडेशन के लॉ का प्रयोग किया। एक बार पुनः यह भी साफ हो जाता है कि नियम और कानून का भी राजनीतिक हित में दुरुपयोग करने वालों का चेहरा एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और होता है। एक और बोलना। राहुल गांधी जी को मैं एक पंक्ति भी कहना चाहूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से लेके राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर से लेके तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तक आगे बढ़े हैं। और विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से लेके इटालियन प्रधानमंत्री तक, राहुल गांधी जी की ननिहाल से लेके पर उन्हें यहाँ, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने जो किया वो अलग विषय है। पर मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी याद करिए, हम जो काम कर रहे हैं वो आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम वो कर रहे हैं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। मगर आप उस पार से जाकर विश्व के दूसरे कोनों में सिर्फ भारत और भारत के देश के प्रति तकरार ही दिखाते हैं।